गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चैनल के माध्यम से जुड़ चुके होंगे और आपसे एक विनम्र निवेदन है, और मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि आप जुड़ चुके हैं तो आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि हम इसे एक मिशन बनाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। और ये हम सब जानते हैं कि जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं मिशन बनाकर, तो हमें एक अलग खुशी मिलती है और उसकी सफलता भी निश्चित हमें प्राप्त होती है। तो अपन सब मिलकर इस दौर को स्वीकार करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस को स्वीकार करते हुए इसे आगे बढ़ाएं और इसे सफल बनाने की हम सब मिलकर कोशिश करें। आज हम पढ़ते हैं BA द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, और इसके तहत हम ब्रिटिश संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि जो ब्रिटेन की संसद है वो विश्व की मातृ संसद के नाम से जानी जाती है, और ये विश्व की सबसे शक्तिशाली और प्राचीन संसद है। ब्रिटेन की संसद अपने आप में संप्रभु है और वह जैसा चाहे वह कानून बना सकती है, जिस ढंग से वो पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है, और उसके कानून के ऊपर कोई दूसरी शक्ति विद्यमान नहीं है। अर्थात जो संसद कानून बनाती है उस कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, और संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत की बात करें, जो कि विश्व के एक बड़े लोकतांत्रिक देश गिने जाते हैं, तो वहाँ पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उन्हें अवैध भी घोषित कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वहाँ संसद अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली है, वो पूर्ण संप्रभु है। संसद के ऊपर कोई भी शक्ति विद्यमान नहीं है। इसलिए एक विचारक है डी लोमनी, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, वह केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, क्योंकि ये तो एक जैविक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में संसद या कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रक्रिया को छोड़कर ब्रिटिश संसद अपने आप में पूर्ण संस्था है, एक संप्रभु संस्था है जो किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। इस पहलू को हम 3 दृष्टि से देख सकते हैं। पहला है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद न बना सकती हो। इंग्लैंड में चाहे कोई भी किसी भी संदर्भ का विषय हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक या किसी भी अन्य विषय, कोई भी विषय हो, संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। संसद से बाहर कोई विषय नहीं है। और दूसरा पहलू है कि संविधान में संसद कोई भी संशोधन कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा संशोधन एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, सामान्य प्रस्ताव या कानून के माध्यम से संसद संशोधन कर सकते हैं संविधान में, और ये संविधान संशोधन को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा पहलू ये है कि संसद की जो विधि बन जाती है वो सर्वोच्च विधि होती है और उसे अवैध घोषित कहीं भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल ब्रिटिश संसद की शक्तियों में कुछ हनन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्यों इसके पीछे कारण है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, वो कार्यपालिका है या जो मंत्रिमंडल है वो अधिक शक्तिशाली हो गया है, और संसद मंत्रिमंडल की तरह शक्तिशाली न होकर उनकी शक्तियों में आजकल कुछ कमी या कुछ ह्रास जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी संसद का स्थान हमेशा से ही ब्रिटेन में अद्वितीय रहा है और हमेशा ही रहेगा। अब ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ब्रिटिश संसद में 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे देश में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटेन में 2 सदन हैं। जो निम्न सदन है उसे कॉमन सभा कहते हैं, और जो उच्च सदन है उसे लॉर्ड सभा कहते हैं। कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं ब्रिटेन में, तो ये एक लोक सदन है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। वो लोक सदन है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रतिनिधि सदन है, और वास्तव में लोक सदन इतना शक्तिशाली है या हाउस ऑफ कॉमन्स इतना शक्तिशाली है कि उसे व्यवहार में ब्रिटेन की संसद कहा जाता है, क्योंकि समस्त या महत्वपूर्ण जो शक्तियाँ हैं वो लोक सदन या कॉमन सभा में ही विद्यमान है। कॉमन सभा के गठन के बारे में बात करें तो जो लोक सदन है ब्रिटेन का, वो संसार का सबसे पुराना लोक सदन है, और वर्तमान में ब्रिटेन में लोक सदन की सदस्य संख्या है 650। कितनी सदस्य संख्या है? 650। और उन 650 में जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें है इंग्लैंड,
दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड तथा चौथा उत्तरी आयरलैंड। हालांकि हम यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और क्योंकि इंग्लैंड राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है ब्रिटेन का, इसलिए जो एक जन भाषा है, सामान्य भाषा है विश्व में, उसको उसमें ग्रेट ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि वो इंग्लैंड एक प्रांत है 4 प्रांतों में से, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है, शक्तिशाली भी है। तो ब्रिटेन में ब्रिटेन जो सदस्य संख्या है हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 उनमें 529 है वो इंग्लैंड की तहत आती है, 40 वेल्स में है, 59 स्कॉटलैंड में तथा 18 उत्तरी आयरलैंड में है। ये उत्तरी आयरलैंड इनको इन चारों प्रांतों में से जो 650 सदस्यों की संख्या है वो आवंटित की गई है। जैसे हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों में लोकसभा के लिए सदस्यों की सीटें निश्चित होती है, उसी प्रकार से इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में इन चारों प्रांतों में सीटों का आवंटन किया गया है। और इनके लिए जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और वयस्क मताधिकार का वहाँ पर वयस्क उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष है। जैसे हमारे देश में भी जब कोई युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो मताधिकार का योग्य अधिकार उसको मिल जाता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है कोई नागरिक तो उसे मताधिकार का अधिकार मिल जाता है, मत डालने का अधिकार मिल जाता है। तो वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर इन 650 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और निर्वाचन क्षेत्र भी एक सदस्य अर्थात बहुमत के आधार पर इन पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जो जिस प्रकार भारत में निर्वाचन की प्रणाली है लगभग वैसी ही प्रणाली ब्रिटेन में लोक सदन की है, जिसे कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के जब सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तो उनकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और इन योग्यताओं में स्त्रियों व पुरुषों को समान रूप से अधिकार दिया गया है। निर्वाचन का किसी प्रकार का इनमें भेदभाव नहीं रखा गया है। इनके लिए आवश्यक है 4 मुख्य शर्तें हैं, योग्यताएं होनी चाहिए कि सबसे पहले तो इंग्लैंड का नागरिक हो, दूसरा उसका जो वहाँ का मतदाता सूची उसमें उनका नाम होना चाहिए और वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और चौथा है कि वह अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हो। यदि कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन में जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वो इंग्लैंड का नागरिक है और वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम है उसका, तो वो प्रतिनिधि हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है। और हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कार्यकाल है वो हमारे देश की लोकसभा की तरह ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। और अधिवेशन की जहाँ बात है तो हम ब्रिटेन में, चूँकि ब्रिटेन के लोग बहुत परंपरावादी है और बहुत से ऐसी परंपराएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान का हिस्सा बन चुकी है, उसी तरीके से अधिवेशन के संबंध में भी एक परंपरा है ब्रिटेन में कि ये वर्ष में एक बार इस लोक सदन का या हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित किया ही जाता है। और आगे हम देखें कि जो कार्यकाल है वो कुछ समय कई जब कोई विशेष परिस्थितियाँ होती है उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रिटेन की जो सदन है लोक सदन है उसका कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी और उसे अपने समय से पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग भी किया जा सकता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ब्रिटेन में, तो उस समय कॉमन सभा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया गया था। ब्रिटेन में जो सदस्य चुनकर आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उनको निश्चित वेतन दिया जाता है और उन सदस्य होते हैं उनको कुछ भत्ते भी उनको मिलते हैं। आगे हम बात करें तो ब्रिटेन की जो लोक सदन है उसको कुछ विशेष अधिकार या शक्तियाँ, उनकी जो शक्तियाँ हैं और कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तव में ये माना जाता है और तथ्य भी यही है कि जो लोक सदन है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है। और इनके यदि हम कार्यों को बांटें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ब्रिटेन में लोक सदन का वह विधि निर्माण करना। क्योंकि ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है उसकी शक्तियाँ असीम है, असीम यानी कि उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, किसी का भी उनकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो कॉमन सभा कानून बनाती है और जो वही कानून अंतिम माना जाता है।
और सैद्धांतिक रूप से जब एक विधेयक कॉमन सभा में पारित हो जाता है, कानून बन जाता है, तो वह प्राय उसको लोक सभा और सम्राट उसकी स्वीकृति उसको देते हैं, और ये आवश्यक भी है उनकी देनी। लेकिन चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है और राजा है वो एक नाममात्र की कार्यपालिका है, तो उस स्थिति में लोक सदन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक लोक सभा का प्रश्न है, वो किसी भी सामान्य विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के लिए निलंबित कर सकते हैं। अर्थात जब ब्रिटेन में लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स कोई विधेयक पारित कर देती है, तो विधेयक प्राय वो विधेयक कानून के रूप में माना जाता है, क्योंकि राज्य है वो उसको सहमति दे देता है, और लोक सभा का ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकती है कि उसे 1 साल तक के लिए निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा जो है वो इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री सभा है। जो अंतिम कानून बनाने वाली अंतिम इंस्टीट्यूशन है वो लोक सदन है। और दूसरी उसके कार्य देखें तो उसकी शक्तियाँ हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के तहत व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो व्यवस्थापिका में जो बहुमत प्राप्त दल है, व्यवस्थापिका का तात्पर्य संसद, तो संसद में जो प्रमुख सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो दल सरकार का निर्माण करता है, कार्यपालिका का निर्माण करता है। और कार्यपालिका का निर्माण चूँकि हाउस ऑफ कॉमन्स से होता है, इसलिए कार्यपालिका पर इस सदन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे संसद का या हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास प्राप्त हो। और मंत्रिमंडल है वो पूर्ण रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी ही रहता है। और कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों को अन्य प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध कई प्रकार के प्रस्ताव जैसे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, या फिर उनको लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और उनके खिलाफ पारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार कार्यपालिका को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से जो सदन कॉमन सभा है वो कार्यपालिका पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो कार्यपालिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगली शक्ति है सदन की देखें हाउस ऑफ कॉमन्स की, तो वो है वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड में ये माना जाता है, ये सुप्रसिद्ध कहावत है कि जो राजकोष है वो जनता के अधिकार की वस्तु है, यानी कि राजकोष पर जो अंतिम अधिकार है वो जनता का होना चाहिए। इसलिए जो बजट पारित किया, जब बजट के संबंध में जो भी अंतिम अधिकार है वो कॉमन सभा के पास है। मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात जो वित्त मंत्री बजट तैयार करता है वो बजट उसे कॉमन सभा में रखना पड़ता है। वहाँ से कॉमन सभा में पारित करने के बाद ही कोई कानून या विधेयक लागू हो सकता है। हालांकि लोक सभा को इस संबंध में ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि लोक सभा किसी भी वित्त विधेयक को अधिक से अधिक एक महीने के लिए रोक सकती है, और इस 1 महीने के दौरान यदि को पारित नहीं करती है तो वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि कॉमन सभा को वित्तीय शक्तियों के संबंध में बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, और उसके बाद उसके माध्यम से ही वित्तीय जो बजट है वो कॉमन सभा के माध्यम से पारित किया जाता है, जो कि फिर कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा जो लोक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका विधि निर्माण में कार्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, और अपार वित्तीय शक्तियाँ कॉमन सभा को प्राप्त है। और अन्य शक्तियों की या अन्य कार्यों की जब हम बात करें तो चूँकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं, तो जो अपनी राय रखते हैं कॉमन सभा में जो सदस्य हैं वो राय वो एक तरह से जनता के अभिव्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो जनता का ही सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके माध्यम से जनता के में राजनीतिक चेतना का संचार होता है, और जन शिकायतों का दर्पण, यानी कि जो शिकायतें जनता की शिकायतें होती हैं वो जनता की शिकायतें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो कॉमन सभा में रखते हैं। तो कॉमन सभा के माध्यम से पता चलता है कि जनता का रूप क्या है और किस तरह की उनको आवश्यकताएं हैं, और क्या क्या वो सरकार या कार्यपालिका के माध्यम से कार्य करना चाहती हैं। तो एडवर्ड कोक ने एक विश्लेषण किया है, बहुत सुंदर विश्लेषण है कि ब्रिटेन में संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरिपूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती हैं।
क्योंकि ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो अपने आप में पूर्ण है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए ये विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन बन चुका है, क्योंकि ब्रिटेन का जो कॉमन सभा है वो संसद का पर्याय बन चुकी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके पास बहुत कम शक्तियाँ हैं और सारी शक्तियों का हस्तांतरण वो कॉमन सभा के पास आ गया है। और व्यवहार में संसद से जब भी हम संसद का ब्रिटेन में संसद या पार्लियामेंट बोला जाता है तो वहाँ पर एक सामान्यतः दिमाग में आता है कि कॉमन सभा के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिमंडल, और उसमें वो कॉमन सभा ही उसके लिए उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कॉमन सभा में उनको जाना पड़ता है। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का योगदान न के बराबर है। दूसरा, कॉमन सभा इतनी शक्तिशाली इसलिए है कि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। इंग्लैंड में संसद ही अपने आप में सर्वोच्च है। हाँ, चूँकि ब्रिटेन में अमेरिका में है या भारत में जो कि लोकतंत्र हैं प्रमुख विश्व के, वहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण का एक व्यवस्था की गई है संविधान के माध्यम से, लेकिन ब्रिटेन में संसद ही अपने आप में सर्वोच्च है। जो भी वो कानून बनाती है, विधेयक पारित करती है, और जो भी वो कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कार्रवाई की जाती है उनका न्यायिक परीक्षण नहीं होता है, और उनको चाहे वो कानून किसी भी तरीके का हो उनको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में संसद अपने आप में संप्रभु है, संसद के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। दूसरा, हाउस ऑफ कॉमन्स को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, और इस अधिकार के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स किसी भी कितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हो उसको बहुत ही साधारण कानून के माध्यम से उसको परिवर्तन कर सकती है। तो संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया को ब्रिटेन में नहीं अपनाना पड़ता है संसद को। संसद एक बहुत ही मामूली से प्रस्ताव के माध्यम से बड़े से बड़ा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और चौथा हम कारण देखें तो ब्रिटेन में जो लोक सभा है उसकी शक्तियाँ बहुत क्षीण हो गई हैं। जो लोक सभा थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, यानी कि जो राष्ट्रपति या जो बड़े राजशाही लोग थे वो उसके सदस्य थे, वंशानुगत थी लोक सभा। तो वर्तमान में लोक सभा का वो स्वरूप गायब हो चुका है, और लोक सभा की स्थिति एक तरह से हम कह सकते हैं कि दयनीय हो गई है। और लोक सभा ज़्यादा से ज़्यादा साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, और कोई धन विधेयक को उसको अधिकतम 1 माह के लिए रोक सकती है। तो इससे ज़्यादा लोक सभा का कोई शक्ति संसद में नहीं रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा है वो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली हो गई है, और संसद पर कार्यपालिका पर भी चूँकि कॉमन सभा का पूर्ण नियंत्रण रहता है, इसलिए कॉमन सभा एक अत्यंत शक्तिशाली सदन बन चुका है। और ये यदि हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली लोक सदन है। धन्यवाद।